नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जेबीटी के एग्जाम के लिए, टीजीटी के एग्जाम के लिए, या फिर एचपीआर से, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, या फिर और भी अपकमिंग एग्जाम है, एसीएफ का, एचएएस का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हेन डिड दलाई लामा केम टू धर्मशाला। तो इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन था, इसलिए ये सबसे पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कंफ्यूजन के पीछे का रीजन भी बताता हूँ। पीछे का रीजन ये है इसका कि ये क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज में आया था और वहां पर कहा गया था कि 1959 में दलाई लामा जो था धर्मशाला आए थे। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम वो जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि दलाई लामा जो है धर्मशाला कब आए थे, तो दलाई लामा 1960 में धर्मशाला आए थे। 1960 में आए थे, 30 अप्रैल 1960 को ये धर्मशाला आकर जो है वो पहुंचते हैं। तो ये डाटा मैं बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आपको बता रहा हूं, जो कि दलाई लामा की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो लिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलाइड सर्विसेज में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब आए थे दलाई लामा, तो अलाइड सर्विसेज की फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई है। और इस क्वेश्चन को जो है ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो बाद में चलकर अगर 1959 कहां पर हुआ तो आप क्लेम कर 1960 भी इसको सही करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की। अगर प्रेजेंट टाइम में हम दलाई लामा की बात करते हैं तो ये जो है वो 14th नंबर के 14वें नंबर के जो है वो दलाई लामा है, 14वें नंबर के दलाई लामा है ये। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये जो है वो चाइना से भागकर आए थे, तिब्बत से भागकर आए थे इंडिया में। अब इंडिया में आते हैं 31 मार्च 1959 की बात है कि ये इंडिया में एंटर कर जाते हैं तिब्बत से, और 14 डे का जो है वो इनका हेरोइंग एस्केप जो था वो रहा था, जिसके थ्रू जो था ये भागकर वहां से जो था वो आए थे तिब्बत से इंडिया में। और 18 अप्रैल 1959 को जो है ये एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होल्ड करते हैं, और इसमें जो है वो 17 पॉइंट एक एग्रीमेंट जो है वो होता है। और देखिए, 20 अप्रैल 1959 को जो है ये मसूरी आकर जो है वो पहुंचते हैं। मसूरी उत्तराखंड में है, वहां पर आकर पहुंचते हैं और बिरला हाउस में आकर जो है वहां पर रुकते हैं। उसके बाद 30 अप्रैल 1960 को जो है ये आकर पहुंचते हैं धर्मशाला, और धर्मशाला में जो है ये स्वर्ग आश्रम में जो है वो रुकते हैं आकर, रेजिडेंस एट स्वर्ग आश्रम में आकर यहाँ पर रुकते हैं। और उसके बाद का सिनेरियो चलता है, जैसे कि 1963 में पहली बार जो है वो ड्राफ्ट एक तैयार किया गया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर तिब्बत के लिए, और फर्स्ट एग्जाइल जो तिब्बतन पार्लियामेंट लगाई गई वो धर्मशाला में लगाई गई। और पहली बार जो है वो दलाई लामा जी के द्वारा अब्रॉड भी विजिट किया गया, जब से वो भारत आए थे उसके बाद। तो इन्होंने जो है वो जापान और थाईलैंड का विजिट 1967 में पहली बार जो था वो किया था। ये सारा ऑफिशियल डाटा मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 13 अप्रैल 1960 जो है वो इसका सही आंसर है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ मंडी चेंज्ड हिज नेम टू स्वामी कृष्णानंद। तो बोलते हैं कि मंडी के कौन से जो है वो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अपना नाम बदल दिया था और स्वामी कृष्णानंद नाम जो है वो रखा गया था। तो स्वामी कृष्णानंद नाम बदलकर रखा गया था, एक क्रांतिकारी थे हरदेव राम जिनका नाम था, हरदेव राम इनका नाम था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उस समय ये जो है वो स्वाधीनता संग्राम की जो गतिविधियां थी उसमें ये भाग ले रहे थे, और उसी दौरान जो है वो इन्होंने जो है वो अपना नाम बदल लिया, स्वामी कृष्णानंद नाम रखा गया। और कराची ये चले गए, कराची में कांग्रेस के आंदोलन में ये जाकर शामिल होते हैं। रानी खैरगढ़ी भी उस टाइम हुआ करती थी। रानी खैरगढ़ी ने जो है वो लखनऊ में जाकर जो है स्वाधीनता आंदोलन में जो था वो भाग लिया था। और सिरमौर के थे राजेंद्र दत्त और शेरजंग, चौधरी शेरजंग जिनका नाम आप पढ़ते हैं, इन्होंने भी जो है वो नाहन में कांग्रेस के आंदोलन का जो है वो प्रचार प्रसार जो था वो किया था। और 1920 में कुनिहार रियासत में किसानों ने जो है स्थानीय प्रशासन के अत्याचारों के खिलाफ जो है वो जो है वो एक आंदोलन किया था। और 1920 का ही ये सारा सिनेरियो है जब ये नाम चेंज किया गया था, जब ये सारी चीजें जो था वो हुई थी। और देखिए, ये 1920 का ही टाइम था जब हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पर जो है वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का जो प्रभाव था वो काफी बढ़ चुका था। लोग रीजनल लेवल पर, इनके क्षेत्रीय आंदोलन जो था वो यहाँ पर किए जा रहे थे। लोग जो है वो देश के नाम जो है वो अपनी सेवाएं देना स्टार्ट करते हैं, लोग जो है वो देशभक्त बन जाते हैं, और काफी कुछ जो है वो उस टाइम हुआ था। जो एक्टिविटीज होती थी आंदोलन की वो काफी तीव्र जो था वो इस दौरान जो था वो हो गई थी। ठीक है जी, तो इतना ही हम फिलहाल यहाँ से याद रखेंगे। परंतु स्वामी कृष्णानंद नाम किसने रखा था, वो हरदेव जी ने रखा, जो हरदेव राम थे उनके द्वारा जो था वो रखा गया था। बस इतना यहाँ से ऑफिशियल ध्यान रख। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज अ
मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन 1906 एट बुशहर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है वो 1906 में बुशहर में शुरू किया गया था। देखिए 1906 में एक आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ये बुशहर में जो है वो स्टार्ट किया जाता है और इस आंदोलन को जो है वो डोडरा कवार मूवमेंट, डोडरा कवार किसान आंदोलन जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1906 की बात है, 1906 में जो है वो डोडरा कवार परगने में जो है वो एक ज़बरदस्त आंदोलन जो है वो होता है और ये परगना जो है वो बुशहर रियासत के अंतर्गत जो था वो आता था। इस टाइम जो है वो बुशहर रियासत के जो था वो जो राजा हुआ करते थे, राजा भी क्या कहेंगे, टीका हुआ करते थे, टीका रघुनाथ सिंह जो था वो हुआ करते थे। इनके विरुद्ध जो था ये आंदोलन किया गया था। इनके विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था ये इन्हीं के वजीरों के द्वारा जो था ये आंदोलन किया गया था। वजीर थे रण बहादुर सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बगावत की और डोडरा कवार परगने को जो था वो बुशहर रियासत से जो था वो स्वतंत्र घोषित जो था वो कर दिया था। और इस टाइम लोगों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश जो था वो था। आक्रोश के पीछे का रीज़न क्या था, आक्रोश के पीछे का रीज़न ये था कि उस समय जो है वो जो लोग यहाँ के थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, लोगों को जो है वो नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज जब यहाँ पर आते थे तो उनका जो है आना जाना भी देखना पड़ता था सारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो था वो यहाँ पर थी। अब डोडरा कवार की जो प्रजा थी वो यहाँ से असंतुष्ट थी। अब यहाँ के वजीर थे रण बहादुर सिंह, इन्होंने लोगों को संगठित किया, लोगों को जो है वो रियासत के विरुद्ध कर दिया और इसी दौरान जो है ये खतरनाक, एक बहुत ही खतरनाक कहेंगे आप, ये आंदोलन जो है वो यहाँ पर होता है। अब इस आंदोलन में जो है वो रण बहादुर सिंह जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इनके नेतृत्व में अचानक जो है वो रियासत के ऊपर जो है वो लोग हमला कर देते हैं, लोग पत्थर बरसाते हैं, हवाई फायर करते हैं और यहाँ पर कर्मचारियों पर जो है गोलियां भी चलाई जाती हैं। इससे एक व्यक्ति की जो है घटना पर मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं और यहाँ पर तहसीलदार थे सुखानंद और कुछ कर्मचारी थे, उनको घरों के अंदर जो था वो बंदी बना दिया गया था। अब ये सब हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टीका थे उस टाइम रघुनाथ सिंह, उनके द्वारा जो है वो पुलिस की सहायता ली गई और पुलिस का एक दस्ता आंदोलन को दबाने के लिए भेजा गया। पुलिस ने सक्सेसफुली जो था वो आंदोलन को दबा लिया और इस दौरान जो है वो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको रामपुर ले जाया गया और फिर वही अलग अलग केसेस जो था वो उनके ऊपर चलाए गए थे। तो इतना सब जो था वो इस दौरान जो था वो हुआ था। अच्छा, यहीं पर यहाँ पर जो है वो झुग्गा मूवमेंट भी दिया गया है, सुकेत मूवमेंट भी यहाँ पर दिया गया है, दुम मूवमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। ये आंदोलन कब कब हुए वो भी जानते हैं। अगर हम झुग्गा आंदोलन की बात करते हैं तो झुग्गा आंदोलन जो था वो 1884 में जो था वो हुआ था। ये बुशहर में जो था, बिलासपुर में जो था ये झुग्गा आंदोलन जो था वो 1884 में हुआ था। सुकेत में जो ये एक आंदोलन हुआ था ये 1876 की बात है जब ये आंदोलन जो था वो हुआ था। सुकेत में एक सुकेत सत्याग्रह भी हुआ था, वो सुकेत सत्याग्रह अलग करके जो है वो आता है, वो 1948 का जो है वो सत्याग्रह आता है। उसी तरह जो है दुम आंदोलन दिया गया है, दुम मूवमेंट दिया गया है यहाँ पर। ये जो दुम मूवमेंट हुई थी ये 1859 में जो था वो हुई थी और ये बुशहर रियासत में जो था वो दुम मूवमेंट जो था वो हुई थी। दुम आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ये बुशहर रियासत में हुआ था, 1859 की ये बात है। तो ये हमने चारों आंदोलन जो था वो क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके ऊपर आपको विचार करना है। बोलते हैं हरिहर राय टेम्पल इज सिचुएटेड एट कल्पा, कि हरिहर राय टेम्पल जो है वो कल्पा में जो है वो स्थित है। और दूसरे में बोलते हैं चंडिका देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट भरमौर, की चंडिका देवी टेम्पल जो है वो भरमौर में जो है वो स्थित है। इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो विचार करते हैं। देखिए एक हरिहर राय मंदिर जो है वो आता है, ये हरिहर राय टेम्पल जो है वो कहाँ पर आता है, ये जो है वो आता है कल्पा में नहीं आता, ये चंबा में जो है वो आता है। ये चंबा, आपने ध्यान रखना है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हरिहर राय टेम्पल जो है वो आता है और ये जो है वो भगवान विष्णु को जो है वो डेडिकेटेड है, ये भी आपने ध्यान रखना है, भगवान विष्णु को जो है ये डेडिकेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। और दूसरी में बोलते हैं चंडिका देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट भरमौर, की चंडिका देवी टेम्पल जो है वो भरमौर में स्थित है। नहीं, ये भरमौर में स्थित नहीं है, ये जो है वो किन्नौर में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर में जो है ये चंडिका देवी टेम्पल जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर बोला गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कि आपको गलत ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत यहाँ पर दी गई है। ये जो हरिहर राय टेम्पल है ये चंबा में आता है, चंबा में आता है। शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर चंबा का जो है वो बना हुआ है और भगवान विष्णु को जो है वो डेडिकेटेड है। राजा लक्ष्मण बर्मन हुआ करते थे उस टाइम चंबा के राजा, जब इस मंदिर को जो था वो बनाया गया था। ये जो माता चंडिका देवी मंदिर है, ये चंडिका देवी मंदिर जो है वो किन्नौर के कल्पा में जो है वो एग्जैक्टली जो है वो आता है, किन्नौर के कल्पा में आता है और लगभग 2960 मीटर की ऊंचाई पर आता है। 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई आप मानकर चलिए, इतनी ऊंचाई के ऊपर जो है ये चंडिका देवी टेम्पल जो है वो किन्नौर में आता है, किन्नौर के कल्पा में एग्जैक्टली जो है ये मंदिर आता है। चलो मंदिरों के बारे में ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि
मंडी में जो है वो एक त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो आता है। ये मंडी के त्रिलोकीनाथ मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। ये मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो किसके द्वारा जो था वो बनवाया गया था, ये आपने जो है वो कमेंट करके बताना है कि किसके द्वारा मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया गया था। पिछली वीडियो में ही हमने ये डिस्कस किया था और उसका आर्किटेक्ट स्टाइल भी वहाँ पर मैंने आपको बताया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको जो है वो एग्जाम में सक्सेस मिले, आपको एक अच्छा रैंक आए, तो ये आपके पास सही टाइम है और सही अपॉर्चुनिटी है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से टेस्ट सीरीज का स्लॉट नंबर 3 आप जो है वो अभी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज इन दी अपर कैचमेंट एरिया ऑफ तीर्थन, सैंज एंड जीवा रिवर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तीर्थन, सैंज और जीवा नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में जो है वो स्थित है। तो एक नेशनल पार्क हमारे पास ऐसा भी है जो तीर्थन, जीवा और सैंज नदियों के जो अपर कैचमेंट एरिया है वहाँ पर जो है वो स्थित है। ये कौन सा है? ये जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है ये कुल्लू में जो है वो स्थित है, कुल्लू में आता है। और ये नेशनल पार्क जो है वो वैसे तो ये 1984 में सेटअप किया गया था और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो दे दिया गया 1999 में, जो कि नेशनल पार्क ये बन गया प्रॉपरली। फिर 1999 में ये प्रॉपरली नेशनल पार्क बन गया और 2014 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो डाल दिया गया। तो अभी हिमाचल का जो है वो एकमात्र ये ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की लिस्ट में आता है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल से, तो थोड़ा सा और डिटेल से आपने ध्यान रखना है कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क अपर कैचमेंट एरिया ऑफ तीर्थन, सैंज और जीवा नदियों में जो है वो लाई करता है। और ये जो तीर्थन, सैंज और जीवा नदियां हैं ना, ये वेस्टर्न फ्लोर नदियां हैं जो कि ब्यास में जाकर जो है वो आगे चलकर मिलती हैं। इनके ब्यास की ये सहायक नदियां जो है वो हैं। और तीर्थन, जीवा और सैंज ऑब्वियसली कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही जो है वो बहती हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है। पूरे हिमाचल में 5 नेशनल पार्क आते हैं। ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये जो है वो कुल्लू में आता है। इंद्रकिला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में ही आता है। और खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में ही आता है। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क आता है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सिंबलबड़ा नेशनल पार्क आता है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। तो ये टोटल 5 नेशनल पार्क आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। ये 5 नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन से हैं, इन 5 नेशनल पार्क के बारे में भी आपने विस्तृत वे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलते हैं कि द जलाल रिवर एन इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर। बोलते हैं जलाल जो है वो पब्बर की जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है वो है। दूसरे में बोलते हैं जलाल रिवर ज्वाइन पब्बर रिवर एट ददाहू, कि जलाल जो है वो पब्बर नदी को जो है वो ददाहू के समीप जो है वो जाकर ज्वाइन करती है। अब 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, आपको बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट एक ऑप्शन जो है वो बतानी है। देखिए, जलाल नदी की हम बात करते हैं तो क्या ये पब्बर की सहायक नदी है? नहीं, ये पब्बर की सहायक नदी है ही नहीं। तो ये गिरी की सहायक नदी जो है वो आती है, गिरी की ये सहायक नदी आती है। और ये भी ध्यान रखना है क्या ये जो है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है? नहीं, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी भी नहीं है, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है वो गिरी की आती है। तो पहली स्टेटमेंट तो टोटली कंप्लीटली जो है वो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत आपकी हो जाती है। और जलाल नदी बोलते हैं पब्बर को ज्वाइन करती है ददाहू में। देखिए, जब ये जलाल नदी पब्बर की सहायक नदी है ही नहीं तो ज्वाइन क्यों करेगी? जलाल नदी गिरी नदी को जो है वो ज्वाइन करती है और ददाहू में जाकर जो है वो गिरी नदी को जो है ये ज्वाइन करती है। ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है आपने कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी जो है वो सही नहीं है, दोनों ही जो है वो गलत आपके पास दिए गए। यहाँ पर देखिए, जलाल रिवर जलाल एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है गिरी की जो कि ज्वाइन करती है इसे ऑन इट्स राइट बैंक एट ददाहू। तो राइट बैंक में इसको ये ज्वाइन करती है और ददाहू में जाकर जो है वो ज्वाइन करती है। जलाल नदी के बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये नदी जो है वो निकलती कहाँ से है। ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये धराती रेंज से जो है वो निकलती है। कहाँ से? धराती रेंज आती है, धराती रेंज से जो है ये निकलती है। इसके निकलने वाली रेंज भी ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये धराती रेंज से जो है वो निकलती है। आगे जाकर पब्बर जो है वो किसकी सहायक नदी जो है वो बनती है? पब्बर को भी अगर हम आगे चलकर देखेंगे तो पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक नदी जो है वो बन जाती है। फिर टॉन्स जो है वो यमुना में जाकर जो है वो मिलती है। तो ये यमुना की सहायक नदी जो है वो बेसिकली हुई। यमुना नदी की बात करते हैं तो हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, 20-22 किलोमीटर हिमाचल में टोटल ही बहती है। कालिंदी इसका वैदिक नाम जो है वो आता है। पहले ये हरियाणा से हिमाचल की ओर जो है, पहले ये जो है वो उत्तराखंड से आती है, फिर उसके
बाद जो है ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। जब ये हिमाचल में प्रवेश करती है तो खांदर मांझी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। ताजेवाला नामक स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर ये हरियाणा में जो है वो प्रवेश कर जाती है। और दूसरा ध्यान रखना है आपने कि इसकी जो सहायक नदियाँ आती हैं जैसे कि टॉन्स हो गया, पब्बर हो गया, गिरी हो गया, जलाल हो गया, ये सारी जो है वो मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं वो इसकी आती हैं। टॉन्स का मैंने आपको बता दिया कि यमुना की प्रॉपर सहायक नदी है। जलाल का मैंने आपको बता दिया कि गिरी की सहायक नदी है। और गिरी नदी जो है ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। गिरी नदी जो है वो कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है और सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में जो है वो गिरी नदी जो है वो डिवाइड करती है। एक सिस गिरी रीजन बनता है, एक ट्रांस गिरी रीजन जो है वो बनता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला इस क्वेश्चन को भी ज़रूर पूछता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो सिरमौर को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। और उसी तरह हमने पब्बर नदी के बारे में भी पढ़ा। पब्बर नदी देखो कहाँ से निकलती है। पब्बर नदी जो है वो चंद्र नाहन लेक जो आती है शिमला में, वहाँ से जो है ये निकलती है। तो इस तरह से ध्यान रखना। एक बाटा नदी भी आती है, बाटा गिरी की सहायक नदी जो है वो बनती है। तो बाटा गिरी की सहायक नदी, गिरी यमुना की सहायक नदी, पब्बर जलाल जो है वो पब्बर की सहायक नदी, और पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक नदी, और टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी। इस तरह से जो है वो ये सारा आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बड़े माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं ना, उससे जो डिटेल में जानकारी बताई जाती है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, लगभग आपका 80-90% पेपर जो है वो सॉल्व वहाँ से इजीली हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर भागल प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज। तो ये भागल एक रियासत आपने पढ़ी है, इसी रियासत का एक प्रजामंडल भी बनाया गया। ये प्रजामंडल जो है वो कब जो था वो बनाया गया था। देखिए, जो भागल प्रजामंडल बनाया गया था ये बनाया गया था 1938 में। कौन से ईयर में? 1938 में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1938 की ही बात है जब हिमाचल प्रदेश में भी ये प्रजामंडल वाला मूवमेंट जो है वो गति जो है वो पकड़ रहा था। 11 अगस्त 1938 की बात है। भागल रियासत के जो निवासी थे वो शिमला में एक सभा का जो है वो आयोजन करते हैं। इस सभा की जो अध्यक्षता की जाती है वो जीवणु राम के द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता की जाती है। जीवणु राम चौहान थे एक, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, जीवणु राम चौहान थे एक, जीवणु राम चौहान, इनके द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। अब जीवणु राम चौहान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अवसर पर जो है वो बड़ा ही विचार विमर्श किया जाता है और बड़े विचार विमर्श करने के बाद जो है वो भागल प्रजामंडल बनाने की जो है वो मंजूरी मिल जाती है। भागल प्रजामंडल स्थापित किया जाता है शिमला में और ठाकुर दुर्गाराम, धन्ना लाल, चंदू लाल, साधु राम चौहान इस संस्था के जो है सक्रिय सदस्य जो था वो उस टाइम बने थे। मनसा राम चौहान को जो है प्रजामंडल का मंत्री जो था वो बनाया गया था। तो ये सब आपने जो है वो भागल प्रजामंडल के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि 1938 में ही जो है वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी जो था वो बनाया गया था, जिसको हिमालयन रियासती प्रजामंडल HRPM भी बोलते हैं। ये भी जो था वो बनाया गया था और ये 1938 में जो था वो बनाया गया था। अलग अलग प्रजामंडल अलग अलग रियासतों में बनते रहे, जैसे कि कुनिहार प्रजामंडल फिर 1939 में बना, सिरमौर प्रजामंडल भी 1939 में ही जो था वो बनाया गया था। फिलहाल हमने भागल प्रजामंडल के बारे में बड़े ही डिटेल से जो है वो जाना। ये सारी जानकारी आपने टिप्स पर जो है वो याद रखनी है। इतना सा क्लियर यहाँ से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अप टू दिसंबर 2023 तक का डाटा दिया गया है। यही हमारे पास एक ऑफिशियल डाटा भी जो है वो आता है। अभी तक हमारे पास दिसंबर 2023 तक का ही डाटा अवेलेबल है, तो वही याद भी करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं आमची हेल्थ सेंटर हिमाचल में 4 है, नंबर ऑफ यूनानी डिस्पेंसरी हिमाचल में 3 है, नंबर ऑफ होम्योपैथी डिस्पेंसरी हिमाचल में 14 है और आयुर्वेदिक फार्मेसी हिमाचल में 5 है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आमची क्लिनिक की, तो देखो आमची क्लिनिक हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 है, ये बात बिल्कुल सही है। और नंबर ऑफ यूनानी डिस्पेंसरीज की अगर हम बात करते हैं कि यूनानी डिस्पेंसरीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी है, जिनको यूनानी हेल्थ सेंटर भी बोलते हैं, तो ये जो है ये 3 ही है, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ होम्योपैथी डिस्पेंसरी जिनको होम्योपैथी हेल्थ सेंटर भी बोला जाता है, ये कितने हैं? ये 14 ही हिमाचल प्रदेश में है और दिसंबर 2023 तक का ये ऑफिशियल डाटा है। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक फार्मेसीज की हिमाचल प्रदेश में, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी हिमाचल प्रदेश में 5 नहीं है, तो ये जो है वो नॉट करेक्टली मैच है। यहाँ पर ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2023 तक जो है वो कितनी आयुर्वेदिक फार्मेसीज थी, तो 3 आयुर्वेदिक फार्मेसी हिमाचल प्रदेश में थी।
अगर हम डिटेल से बात करते हैं कि जो आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से है हिमाचल प्रदेश में, तो आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमें पता चलता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं हिमाचल प्रदेश में उनकी संख्या 1 है। जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं हिमाचल प्रदेश में उनकी संख्या 32 है। जो हिमाचल प्रदेश में आयुष रीजनल हॉस्पिटल हैं वो जो है वो 2 आते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो हर्बल गार्डन 4 आते हैं। हिमाचल प्रदेश में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी 1 आती है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो रीजनल हॉस्पिटल हमने पढ़ लिया है आयुष वाले, वो 2 आते हैं। और वैसे ही नेचर क्योर हॉस्पिटल भी हिमाचल प्रदेश में आता है। ये नेचर क्योर हॉस्पिटल जो है वो 1 ही जो है वो आता है। नेचर क्योर हॉस्पिटल आपने ध्यान रखना है, ये 1 ही आता है। आयुर्वेदिक फार्मेसी 3, अमची क्लिनिक 4, होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर 14 हो गए, यूनानी हेल्थ सेंटर जो है वो 3 हो गए, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो 1 हो गया। ये सारा का सारा जो है वो ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑफिशियल डाटा मैंने लिखा भी है कि हेल्थ आमची हेल्थ सेंटर 4, नंबर ऑफ यूनानी डिस्पेंसरी 13, नंबर ऑफ होम्योपैथी डिस्पेंसरी 14, आयुर्वेदिक फार्मेसी 3 और कुछ और चीज़ें एडिशनल जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, उनको भी जो है वो नोट साथ में कर लेना है। इतना एनफ है यहाँ से पूछा गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक पक्का कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, अब उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो आपको विचार करना है। बोलते हैं थरोच वॉज फाउंडेड बाय ठाकुर केसर सिंह, कि थरोच की स्थापना जो था वो ठाकुर केसर सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। दूसरे में बोलते हैं डाडी वॉज एन ऑफशॉट ऑफ थरोच प्रिंसली स्टेट, कि डाडी एक रियासत थी, ये थरोच प्रिंसली स्टेट की शाखा थी। और तीसरे में बोलते हैं दारकोटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय राजा दुर्गा सिंह, दारकोटी की स्थापना राजा दुर्गा सिंह के द्वारा की गई थी। धामी प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय पृथ्वीपाल, की धामी रियासत की स्थापना पृथ्वीपाल के द्वारा की गई थी। करेक्ट ऑप्शन आपको चुननी है, पहली दूसरी है, दूसरी तीसरी है, या दूसरी चौथी है, या चौथी पहली है। हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट से ही डिस्कस करना। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले थरोच के बारे में जो है वो दिया गया है। देखिए थरोच प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो थरोच प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो ठाकुर किशन सिंह के द्वारा की गई थी। किशन सिंह थे, ना कि केसर सिंह थे, किशन सिंह थे इसकी स्थापना करने वाले। इनका नाम ध्यान रखना है, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। देखिए ढाडी जो है वो ऑफशॉट हुआ करती थी थरोच की, ये बात बिल्कुल सही है। ढाडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, माना जाता है कि एक बहादुर शासक था कोई जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। 1948 में ढाडी को जो था वो जुब्बल तहसील इनके महासू जिले में मिला दिया गया था और हिमाचल प्रदेश का ये भाग बन गया था। दारकोटी की स्थापना राजा दुर्गा सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। दारकोटी की स्थापना अगर हम बात करें तो दुर्गा सिंह थे मारवाड़ के, मारवाड़ से ये आए थे, जयपुर में मारवाड़ पड़ता है, वहीं से ये आए थे। और दुर्गा सिंह भी कहीं पर लिखा गया है, कहीं पर दुर्गा चंद लिखा गया है, उनके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं धामी प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय पृथ्वीपाल, कि धामी प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो पृथ्वीपाल के द्वारा की गई थी। नहीं, धामी जो रियासत थी इसकी स्थापना पृथ्वीपाल ने नहीं की थी, इसकी स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। गोविंद पाल ने इसकी स्थापना की गई थी, तो चौथी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सिर्फ दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही हमारे पास सही है, पहली और चौथी जो है वो गलत दी गई है। धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल के द्वारा जो था वो की गई थी। पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर धामी रियासत की कैपिटल की बात करते हैं तो हलोग में जो था वो इसकी कैपिटल जो था वो हुआ करती थी। 15 अप्रैल 1948 को कसुम्पटी तहसील में जो था वो इसको मिला दिया गया था और महासू जिले का जो था ये हिस्सा जो था वो बन गई थी। इतना सब आपने जो है वो धामी के बारे में भी ध्यान रखना है। तो दूसरा एंड तीसरा इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज ओनली करेक्ट, ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। ये आप नोट करना था यहाँ से इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिकांगपियो इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। तो देखो रिकांगपियो कहाँ पर स्थित है, रिकांगपियो जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है, किन्नौर का हेडक्वार्टर है रिकांगपियो। और रिकांगपियो जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। रिकांगपियो के एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये 2290 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए रिकांगपियो जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है, जैसे कि हमने पिछले कल भी पढ़ा था कि कांगड़ा का हेडक्वार्टर धर्मशाला में है, वैसे ही जो है वो रिकांगपियो जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है। और किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो 6401 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो किन्नौर जो है वो स्थित है। और इसका जो किन्नौर का जो एरिया है वो पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% बनता है, मतलब पूरे हिमाचल के एरिया का ये 11.50% जो है वो कवर करता है। किन्नौर की हम बात करते हैं तो 1960 में ये एक जिले के रूप में जो था वो बनाया गया था। 1960 में जब ये एक जिला बनाया गया था तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो
6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना था और 1960 में 6ठे नंबर का जिला जो था वो किन्नौर जो था वो बनाया गया था। तो इतना सब किन्नौर के बारे में आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर धर्मशाला बिकेम हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो बोलते हैं कि धर्मशाला जो है वो किस वर्ष कांगड़ा जिले का मुख्यालय जो था वो बन गया था। अगर हम धर्मशाला की बात करते हैं कि धर्मशाला जो था वो किस वर्ष जो था वो कांगड़ा जिले का मुख्यालय बना था, तो ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। इससे पिछले जो एडिशन है हमारा मिशन एलाइड का, उसमें जो है वो हमने ये डिस्कस किया है। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।